Welcome to Ma Bharati Defense Academy. Prepare to serve with duty and sacrifice. Jai Hind. जय हिंद फ्रेंड्स, माँ भारती डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये बनने जा रहा है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद कैसे कैसे नए राज्य बने, कैसे देसी रियासतों को भारत में शामिल किया गया, इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको थोड़ा आज़ादी से पहले की कुछ कहानी है जो बताते हैं। खास करके हम बिहार के बारे में बताएंगे। जब 1905 में आपको याद होगा कि भारत के जो समय वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा की और उस समय जो बंगाल था वो ये था, इसमें वर्तमान का बांग्लादेश था, ये बंगाल भी था, ये बिहार भी था, झारखंड भी था और उड़ीसा था। इतना बड़ा जो प्रांत था ये पूरा बंगाल का था। 1905 में लॉर्ड कर्जन को लगा कि बंगाल का विभाजन किया जाए, तो उन्होंने बंगाल को विभाजन किया। बंगाल को जो उन्होंने विभाजन किया तो उन्होंने दो भागों में बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, इन दो भागों में बांटा। जिसमें पूर्वी बंगाल ये हो गया जो वर्तमान में जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, और पश्चिम बंगाल ये तो अभी है ही, लेकिन उस समय जो पश्चिम बंगाल था वो था ऐसे, काफी बड़ा था। उस समय 1905 में बिहार नहीं था, मतलब बिहार तो इसी जगह पे था, बिहार नाम का कोई राज्य नहीं था। 1912 में फिर लगा ब्रिटिशों को कि ये भी राज्य काफी ज्यादा बड़ा है, प्रशासन चलाने में दिक्कत होती है, तो इसको फिर से बांटा जाए। 1912 में फिर से इसका विभाजन किया गया बंगाल को, और एक बंगाल को इसको अलग कर दिया गया। ये पश्चिम जो बंगाल का हिस्सा देख रहे हैं इसको अलग कर दिया गया, और एक ये नए राज्य का निर्माण किया गया जिसका नाम पड़ा बिहार। बिहार नहीं, विहार। ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा बिहार था, जिसमें झारखंड तो था ही, उड़ीसा भी उसमें था, शामिल था। और ये विभाजन किया गया 22 मार्च 1912 को ये हुआ। यानी कि उस दिन बिहार नाम का एक राज्य बना। इसीलिए आप जानते हैं कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बिहार की स्थापना इसी दिन हुई थी, 22 मार्च 1912 को। उस समय का अभी आप बिहार देखें तो काफी बड़ा था। नाम हालांकि उस समय बिहार कहते थे, उसका रीजन है कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग बहुत ज्यादा रहते थे, जिनको बिहार कहा जाता था, और बिहार कहते कहते बाद में बिहार हो गया। बिहार काफी बड़ा था। 1936 में फिर से बिहार का विभाजन करने का योजना बना, और 1936 में उड़ीसा को यहां से अलग कर दिया गया। अब जो बिहार बचा, अब देखिए उस समय 1936 के बाद बिहार की स्थिति ये थी, यानी बिहार, और वर्तमान में ये जो झारखंड है ये झारखंड तो काफी बाद में अलग हुआ है। सन 2000 में जब झारखंड के लोगों ने झारखंड राज्य की मांग उठाई थी, तो 2000 में 15 नवंबर 2000, जिस दिन बिरसा मुंडा की जयंती होती है, उनके जन्मदिन के अवसर पर झारखंड नाम का एक राज्य बना। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय हमारे देश में लगभग 550, कहा जाता है कि 552 देसी रियासतें थी। देसी रियासतों का मतलब है जहां राजा महाराजाओं का शासन होता था। आजादी के बाद ब्रिटिश से तो आजादी लेनी ही थी, देसी रियासतों को भी भारत में मिलाना था, और ये काम आसान तो था नहीं। 552 देसी रियासतों को संभालने का काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और ये काफी अच्छा हुआ कि उनको दिया गया। और 552 में से उन्होंने 549, क्योंकि मैं थोड़ा इस बैकग्राउंड को हटा देता हूं, 552 में 549 देसी रियासतों को, 1 मिनट, छोड़िए इसी पे हम नोट कर देते हैं। 552 में 549 देसी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में शामिल कर लिया, और ये काम आसान नहीं था, बिना एक भी लाठी चलाए। हालांकि काफी पढ़े लिखे आदमी थे, वकील थे, उनका रियासत मिलाने का एक तरीका था, एक हाथ से गाजर लेते थे और दूसरे में लाठी रखते थे, लेकिन बिना किसी दंगे के 549। आप सोचिए, कोई स्टूडेंट अगर 552 में 549 नंबर लाए, उसको क्या रैंक दीजिएगा। इनको तो मिला लिया, लेकिन 3 जगह मामला फंस गया, और वो जो 3 जगह मामला फंसता है ये भी आप सबको पता होगा। पहला मामला फंसता है हैदराबाद में, ये वाला इलाका, हैदराबाद उस समय काफी बड़ा था, यहाँ मामला फंसता है। दूसरा फंसता है जूनागढ़ में, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र का हिस्सा है, और तीसरा फंसता है जम्मू कश्मीर का। हैदराबाद की इच्छा थी कि
कि मैं कहीं ना जाऊं, ना मैं भारत में मिलूं ना पाकिस्तान में मिलूं, मैं स्वतंत्र हूं। हालांकि देशी रियासतों को पूरी छूट दी गई थी कि अगर आप भारत में मिलना चाहें तो भारत में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर गए सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में, इन्होंने हैदराबाद को कहा, तो हैदराबाद ने उनसे कहा कि मुझे 1 साल का समय चाहिए। वल्लभ भाई पटेल को लगा कि अगर 1 साल का समय मिल गया तब तक हम इन दोनों को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है, आप 1 साल का समय आप सोच लीजिए। उसके बाद ये जो सौराष्ट्र था, ये तो और मतलब क्या अजीब ही बेवकूफ था। ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, सौराष्ट्र यहाँ का इलाका है, ये कह रहा था पाकिस्तान में। जिन्ना उस समय साम्राज्य के भूखे थे कि थोड़ा और जगह मिल जाए, ये भी बोल रहे थे कि हाँ आ जाओ, हम मदद कर देंगे। यहाँ की जो आबादी थी वो लगभग हिंदू आबादी थी, मतलब अप्रोक्स 80% जनता हिंदू थी। शासक मुसलमान था, इसीलिए इसमें मिलना चाह रहा था पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। उसके बाद हुआ क्या, जनता ने यहाँ पर किया विद्रोह अपने राजा के खिलाफ, हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। यहां पर कराया गया जनमत संग्रह, यानी जनता से राय विचार लिया गया, जनमत संग्रह। और जनमत संग्रह के आधार पर यहाँ के लगभग 80-90% जनता ने कहा कि हम भारत में मिलेंगे। और जनमत संग्रह के आधार पर ही ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा सौराष्ट्र का, जूनागढ़ का, ये भारत का हिस्सा बना जनमत संग्रह के आधार पर। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि अब कश्मीर की बारी आनी चाहिए, उसको भी भारत में मिलाना था। कश्मीर के जो उस समय शासक थे उनका नाम था राजा हरि सिंह, वो हिंदू थे। और यहाँ की जो कश्मीर वैली की आबादी है वो मुस्लिम बहुल आबादी थी। राजा हरि सिंह की इच्छा थी कि हम न तो पाकिस्तान में मिलेंगे न भारत में मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। उनकी इच्छा ये इसलिए थी, उनको हो रहा था कि भारत लोकतांत्रिक देश बनने जा रहा है, और भारत लोकतांत्रिक देश बनेगा तो लोकतांत्रिक देश में तो राजा चल नहीं पाएगा। पाकिस्तान में वो मिलना भी नहीं चाहते थे राजा हरि सिंह, क्योंकि वो हिंदू थे। वो जानते थे कि अगर इस्लामिक कंट्री में मिलूंगा, इस्लामिक कंट्री में हिंदू राजा चल ही नहीं पाएगा। एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, शेख अब्दुल्ला, जिनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े, काफी योग्य व्यक्ति थे। जब वो यहां से गए कश्मीर पढ़ लिख कर, और वहां उन्होंने नौकरी करना चाहा, उनको वहां पे नौकरी नहीं मिली। कहा जाता है कि राजा हरि सिंह हिंदू थे तो हिंदू लोगों को ही केवल नौकरी देते थे। जब उनको नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया, राजा के खिलाफ एक विद्रोह छेड़ दिया, कश्मीर छोड़ो आंदोलन। जैसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, वहां चला कश्मीर छोड़ो आंदोलन। राजा हरि सिंह ने क्या किया, शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया। ऐसे में 15 अगस्त आ गया और राजा साहब का फैसला अभी तक नहीं हुआ कि न भारत में मिलना है न पाकिस्तान में मिलना है। जिन्ना को लगा कि अगर हम पाकिस्तान पे जम्मू कश्मीर पे हमला करेंगे तो हमला करने से मेरा हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो आबादी थी मुस्लिम थी, ये भी मुस्लिम थी। उनको ऐसा लगा। पाकिस्तान ने इस कबायली इलाकों पे कर दिया हमला, और जब इन्होंने हमला किया तो बारामूला के क्षेत्रों में लोगों ने काफी दहशत फैलाई। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वहां सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार किया गया, खून खराबे हुए। मतलब ऐसा बारामूला के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के हमले के बाद वहां की जो आबादी है लगभग 1/3 आबादी बची, और राजा हरि सिंह ये सब देख रहे थे। बारामूला श्रीनगर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर सेना श्रीनगर पहुंचती तो राजा साहब भी नहीं बचते। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे भारत के, उनको लगा कि कश्मीर को हमें बचाना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस समय वायसराय थे, उन्होंने नेहरू जी को रोका कि नहीं, जब कश्मीर अभी तक हमारा हिस्सा ही नहीं बना है तो हम उसको क्यों मदद करें, और अगर हम उसको मदद करेंगे तो विदेश के लोग क्या सोचेंगे कि भारत अभी अभी आजाद हुआ है और अभी से अंतर्राष्ट्रीय युद्ध लड़ने लगा। ये राजा साहब के पास वीपी मेमन गए मिलने, और उन्होंने, हालांकि वीपी मेमन जब गए थे तो उन्होंने कहा कि राजा साहब फैसला कर लीजिए, मामला फंस सकता है। 15 अगस्त से पहले की बात है। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, मैं विचार करता हूं। तो वीपी मेमन ने कहा ठीक है, मैं कल सुबह दिल्ली जाऊंगा, आपसे मिलते हुए जाऊंगा। कल सुबह वीपी मेमन पहुंचे। राजा हरि सिंह की एक सबसे खास बात थी, जब इनको नहीं मिलने रहता था तो एक चिट्ठी लिखते थे कि मुझे पेट में दर्द है। इस बार भी उन्होंने यही किया कि पेट में दर्द है, और यही पेट का दर्द शायद बाद में सिर का दर्द बना। तो राजा साहब ने जब लिखा वीपी मेमन से नहीं मिले, 15 अगस्त हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ। 15 अगस्त के बाद जब यहाँ पे हमला कर दिया था
उस टाइम कहा जाता है कि श्रीनगर आने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी और नदी पे एक ही ब्रिज था। राजा हरि सिंह ने क्या करवाया कि उस नदी को, उस ब्रिज को ध्वस्त करवा दिया, जिसके कारण पाकिस्तान की सेना को 2 दिन वहां तक रुकना पड़ा था। यही 2 दिन में कश्मीर का फैसला हुआ। जब राजा हरि सिंह को लगा कि अगर सेना श्रीनगर पहुंच गई तो हम बचेंगे नहीं, पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने भारत के साथ अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर साइन कर दिया। जब भारत में विलय पत्र पर साइन कर दिया और साइन करने के बाद वो सो गए। कहा जाता है कि जब वो सोए तो उनका जो सुरक्षा कर्मी था तो उसको वो अपना पिस्तौल देके सोए कि कल सुबह अगर भारत की सेना यहाँ आती है कश्मीर को बचाने तो मुझे उठाना, और नहीं आती है तो मुझे गोली मार देना। मैं कश्मीर को तबाह होते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन जब भारत में मिल गया, अब भारत सरकार को लगा कि अब तो हमारा हिस्सा, अब हमें मदद करना चाहिए, तो भारत ने दिल्ली से अपना सेना भेजा। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट और सफदर जंग एयरपोर्ट से 2 हवाई जहाज उड़े, कश्मीर गया। और ये जो युद्ध है जो चल रहा था, जो पाकिस्तान ने हमला किया, ये युद्ध तकरीबन 1.5 साल चला। 1.5 साल तक इस संघर्ष के बाद यूएन में ये मामला उठा शांति का। शांति हुई, सीज फायर हुआ, और सीज फायर के टाइम में जो सेना जहीं थी वो वहीं रुक गई। आप अगर इस इलाके को देखेंगे ऐसे, यहां तक सेना पहुंच चुकी थी, श्रीनगर लेकिन नहीं पहुंची थी, श्रीनगर बचा था। सीज फायर हुआ, सेना यहीं रुक गई, और इसके बाद दोनों देशों की सेना यहां से पीछे हटी। और ये जो लाइन बना है इसी को हम बोलते हैं LOC। यहां तक सेना ने कब्जा कर रखा था, और आज तक पाकिस्तान के ही कब्जे में है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये कश्मीर का मामला है। अब हम आते हैं भारत में राज्यों का निर्माण कैसे कैसे हुआ आजादी के बाद। कश्मीर के बारे में आप समझ गए कि विलय पत्र हुआ, जूनागढ़ के बारे में समझ गए, जनमत संग्रह हुआ, और हाँ हैदराबाद 1 साल के बाद जब इनको वल्लभ भाई पटेल ने टाइम दिया, तो 1 साल में भी इन्होंने फैसला नहीं किया। वल्लभ भाई पटेल को लगा कि अब तो इसको मिलाना जरूरी है। यहाँ पे भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो चलाया गया, और ऑपरेशन पोलो के साथ हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। आप भारत के नक्शे में इस साइड में देखिए, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसा कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल की सोच एक अलग थी, मतलब नेहरू जी से भी अलग थी। वल्लभ भाई पटेल को लगा कि जिन्ना जिस तरह से साम्राज्य के भूखे हैं वो लक्षद्वीप पर भी कब्जा कर सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल को लगा ऐसा, और उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया, भारतीय सेना को, कि लक्षद्वीप जाओ और वहां की स्थिति देखो क्या है। भारतीय सेना यहाँ गई, और जब गई तो जाते ही भारत का झंडा वहां पे गाड़ दिया। जब भारत का झंडा यहाँ गड़ा, उसके ठीक 30 मिनट के बाद पाकिस्तान का जहाज यहाँ पहुंचता है, और जहाज पहुंचने के बाद उन्होंने देखा यहाँ पहले ही भारत का झंडा फहरा रहा है, वो लौट गया। सोचिए 30 मिनट की अगर देरी होती तो लक्षद्वीप हमारे हाथ से जा सकता था। उस टाइम इसका नाम भी बहुत बड़ा था, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लक्का द्वीप करके कुछ था, बाद में सबको मिला के लक्षद्वीप बनाया गया। अब आते हैं कि आजादी के बाद भारत में कैसे कैसे नए राज्य बनते हैं। अब देखिए आजादी के बाद देखिए हुआ ऐसा, जब हमारे देश जिस टाइम आजाद हुआ उसके बाद कई लोगों की इच्छा थी कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। हालांकि जो साउथ इंडिया आप देखते हैं, मतलब मैप में देखा, मैप से जल्दी क्लियर होगा, ये साउथ इंडिया में के लोग भाषा के आधार पर राज्य की मांग ज्यादा कर रहे थे। मुझे भाषा के आधार पर बनना चाहिए, भाषा के आधार पर बनना चाहिए। तेलुगु लोग कह रहे थे कि तेलुगु भाषा का बनना चाहिए, मद्रास लोग कह रहे थे कि मद्रास भाषा के आधार पर बनना चाहिए। भारत में कई तरह की भाषा है, भाषा के आधार पर अगर राज्य बनता तो बहुत सारे राज्य बन जाते। हालांकि सरकार ने ये ठीक किया, सरकार ने कहा कि प्रशासन के आधार पर बनाना चाहिए, लेकिन भाषा के आधार पर मांग इतनी तीव्र थी कि सरकार ने जांच के लिए एक आयोग बनाई। उस आयोग का नाम था एसके धर आयोग। एसके धर आयोग, सरकार ने एसके धर आयोग का निर्माण किया। और इस आयोग का जो गठन होता है वो गठन होता है 1948 में। ये जो एसके धर थे रिटायर्ड जज थे, न्यायमूर्ति थे ये पहले, इनकी अध्यक्षता में एसके धर का आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का काम था कि देखना कि भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 1948 में ही इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी,
सरकार को, भारत सरकार को। और इस आयोग की जो रिपोर्ट आती है इसने साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर हमारे देश में किसी भी तरह का कोई राज्य नहीं बनना चाहिए। इसने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार, कि भारत में भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए, प्रशासन के तरीके पर होना चाहिए, होना भी चाहिए प्रशासन के तरीके पर। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका, इसके बाद भी देश में आंदोलन होते रहे। सरकार ने फिर से एक समिति बनाई, जिस समिति का नाम रखा गया जेवीपी समिति, जेवीपी समिति। इस समिति जो गठन हुई, इस समिति का भी काम यही था कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर देखना है। इस समिति का भी गठन होता है 1948 में। और यहाँ जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस टाइम, वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री थे और पट्टाभी सीतारामैया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तीनों ने मिलकर एक समिति बनाई 1948 में। इस समिति ने भी यही जांच करना चाहा कि भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस समिति की रिपोर्ट जो आती है, रिपोर्ट आती है 1949 1949 में। 1949 में इस समिति की रिपोर्ट आती है और इस समिति की रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। साफ इसने अस्वीकार कर दिया। जो इससे पहले एसके आयोग ने बताई थी वही बात इस समिति ने भी कही। इसके बाद भी देश में आंदोलन नहीं रुके, आंदोलन व्यापक तरीके पर चलता रहा। जब व्यापक तरीके पर साउथ इंडिया में एक आंदोलन चलता रहा तो उस समय एक स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामल्लू। पोट्टी श्रीरामल्लू, ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनका कहना था कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए। जब दो समिति बनी, जेवीपी समिति और एसके आयोग, उनकी रिपोर्ट ने खारिज कर दी भाषा के आधार पर कि राज्य का नहीं होना चाहिए। इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया। लगातार इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल की, 56। और जब 56 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की तो 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और हमारे देश में हर एक एक व्यक्ति की जान की कीमत है और किसी की मृत्यु भूख हड़ताल से हो जाए ये ठीक बात नहीं है। जब इनकी मृत्यु हो जाई तो उसके बाद और व्यापक तरीके पर आंदोलन हुआ। सरकार अब आ गई थी दबाव में, तो सरकार ने इंस्टेंट एक फैसला किया और 1 अक्टूबर 1953 सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को तुरंत भाषा के आधार पर एक राज्य का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया आंध्रा राज्य। और इसके बारे में एक चीज आप नोट करिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य है। हम यहां लिख देते हैं, पहला भाषाई राज्य। पहला भाषाई राज्य था जो भाषा के आधार पर बना। जब ये राज्य बन गया तो इसके बाद तो समझिए देश में और आंदोलन होने लगा कि अगर एक राज्य बना है तो और बनेगा। मतलब देश में तो कई तरह के भाषा आते हैं। बिहार में ही देखिए भोजपुरी है, मैथिली है, हिंदी है, मगही है। अब ऐसे सभी लोग कहें कि बिहार में भी इतने तरह का राज्य बनना चाहिए अलग अलग करके, तो ठीक बात नहीं है। पहला राज्य बन गया। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। जब इसके बाद और मांग तेज होने लगी तो सरकार ने फिर से एक आयोग का गठन किया जिस आयोग का नाम है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। फजल अली आयोग इसलिए कहा जाता है, हालांकि इसमें 3 सदस्य थे लेकिन ये इसके वो थे, चेयरमैन थे। इस आयोग का जो गठन होता है, वो होता है, इस आयोग का गठन फजल अली आयोग का 1953 में इसका गठन होता है। और इस फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, 3 सदस्य, जिसमें पहला जो था वो तो फजल अली थे ही, जो कि इसके अध्यक्ष भी थे, फजल अली। दूसरा इसके जो सदस्य उनका नाम है हृदय नाथ। और तीसरे जो इसके सदस्य थे उनका नाम है के.एम. पानीकर। ये 3 फजल अली आयोग के
सदस्य थे, इनका भी यही काम था। आंध्रा राज्य बनने के बाद इस आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, इस आयोग की जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट इन्होंने भारत सरकार को जो अपना रिपोर्ट दी फजल अली आयोग ने 1955 में इस फजल अली आयोग की आती है रिपोर्ट। और इसकी रिपोर्ट आने के बाद इसने भारत सरकार को सिफारिश मतलब ये समझ लीजिए, सिफारिश मतलब रिपोर्ट में कहा कि हाँ ये बनना चाहिए, सिफारिश की राज्य के बारे में। इन्होंने 16 राज्य की तो सिफारिश की ही की, साथ में 3 केंद्र शासित प्रदेश, मैं शॉर्ट में यूटी लिख देता हूं, यूनियन टेरिटरी, 3 केंद्र शासित प्रदेश की भी सिफारिश की 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, अब आइए इसके आगे की बात पर। 1953 में इसकी रिपोर्ट आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। अब जो बात आती है वो आती है 1955 में सरकार संविधान संशोधन लेकर आती है, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1955। और ये 7वां संविधान संशोधन जो था, ये था राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग ये आया। इस गठन के बाद भारत देश में 14 नए राज्य बने और 6 केंद्र शासित बनते हैं। इसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आएगी हमारे देश में कैसे क्या हुआ। राज्य पुनर्गठन के संबंध में बेसिक मेन टॉपिक यही है। इसके बाद अगर आपको कुछ जानने की जरूरत है तो हम आपको भारत के संविधान का भाग 1 आप जानते हैं, जिसमें 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। आर्टिकल 2 के बारे में समझिए, ये क्या कहता है। हमारे देश का जो आर्टिकल 2 है संविधान का जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 कहता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश कैसे हुआ, ये उसको बताते हैं। नए राज्य मतलब इन द सेंस समझिए, एक तो जो भारत का अगर आप भूभाग देखें, ये जो भारत का भूभाग आप देख रहे हैं, इसमें अगर कोई राज्य नया आता है, मान लीजिए कोई अगर नेपाल का मान लीजिए कोई हिस्सा अगर हमारे भारत में आना चाहे, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, तो ये जो हिस्सा आएगा तो जाहिर सी बात है कि ये तो नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, दोनों में से कोई एक तो बनेगा। तो ये जो बनेगा, ये आर्टिकल 2 कहता है भारत में नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा। इसके लिए आप संविधान का आर्टिकल 2 को पढ़िए। और आपके मन में यहाँ एक और सवाल आते होंगे कि देश के अंदर भी कई बार राज्यों का निर्माण हुआ, वो कैसे होते हैं। तो देखिए, उसके लिए आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 कहता है हमारे देश में नए राज्यों का निर्माण। ये जो देश का भूभाग है, इसी में नए राज्यों का निर्माण करना, क्षेत्र में परिवर्तन करना या नाम में परिवर्तन करना, संविधान का आर्टिकल 3 में ये चीज लिखा गया है। जैसे सन 2000 में झारखंड बना, ये भी आर्टिकल 3 के तहत मिला। और ये जो नया राज्य बनता है या क्षेत्र परिवर्तन या नाम में परिवर्तन, ये काम संसद की है, राज्यों की नहीं है। जैसे 2000 में ये बना झारखंड, छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश से अलग होता है, जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होता है 2014 में। ये सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत होते हैं। संविधान के आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये सारा चीज करना, ये सारा काम करना, ये केंद्र की शक्ति है, संसद के काम। इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता। मान लीजिए कल के डेट में भारत में अगर कोई नया राज्य बनाना हो, अगर आप सपोज करिए कि सरकार को लगे कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और इसमें हम कोई ऐसा नया राज्य बना ले, मान लीजिए इसको कहा सीमांचल, ये जो है
बिहार में मान के चलिए, यहाँ पर अगर सरकार को लगा कि हमें सीमांचल राज्य बनाना चाहिए या मिथिला राज्य बनाना चाहिए, अगर मिथिला राज्य बनाना चाहिए तो बिहार सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बिहार सरकार को भले ही ये कानून पसंद न आए कि हमारे राज्यों का विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये शक्ति केंद्र के पास नहीं है, संसद की ये शक्ति है। क्योंकि आर्टिकल 3 साफ ये बात कहता है कि राज्य के किसी भी तरीके का क्षेत्र परिवर्तन, नाम में परिवर्तन संसद ही करेगी। राज्य सरकार से सलाह ली जा सकती है, लेकिन राज्य सरकार की इस बातों को मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं होती है। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 3 को देखिए। यहां तक की बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मां भारती डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।